धर्मांतरण से जुड़ी उमर गौतम काजी जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की यह खबर कि धर्मांतरण प्रकरण में हवाला के जरिए उमर गौतम के पास पैसे आ रहे थे। यूपी एटीएस को कुछ विदेशी खातों के ट्रांजैक्शन मिले हैं। विदेशी फंडिंग कहां से हुई, हवाला के जरिए किन किन खातों में या कैसे कैसे पैसे आए, इन सब की जांच हो रही है। मुख्यमंत्री ने यूपी एटीएस के साथ यूपी एसटीएफ को भी जांच में लगाया है। यूपी के बाहर कई राज्यों में भी यूपी की एटीएस और एसटीएफ छापेमारी कर रही है। छापेमारी में यूपी एटीएस को कई अहम दस्तावेज, साहित्य और वीडियो मिले हैं। उत्तर प्रदेश में साजिश धर्मांतरण के बड़े मामलों का खुलासा हुआ। उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एक परत खुलती जा रही, जहां आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का नाम आया, विदेशी फंडिंग का नाम आया। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अनुज अवस्थी सर मौजूद हैं। सर, किस तरह विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है और आतंकी संगठन जैसे का नाम आ रहा है? देखिए, यूपी पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ काफ़ी डिटेलिंग की है। अब आपके संज्ञान में है कि गाजियाबाद में एक इनपुट मिला था लगभग 20 दिन पहले। उसको जब फॉलोअप किया तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम आपने लिया है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं कि क्या हवाला से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। हवाला की बात सामने आ रही सर? जी, ये संभव है कि हवाला की ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। कहाँ से सर? ये अभी पूरा डिटेल किया जा रहा है। जो एक विदेशी बैंक अकाउंट, मतलब विदेशी बैंक के अकाउंट जो है मिले हैं, उसमें जो है फंड्स आए हैं, वो कहाँ से आया है, क्या वो नियम से आया है कि नहीं आया है। तो पहला तो बिंदु यह है कि ये फंड्स आ कहाँ से रहे थे, क्योंकि जब फंडिंग हम क्लियर करेंगे तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने फंड किया है उनकी मंशा स्पष्ट हो। टेरर एंगल की भी जांच हो रही है। कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जैसे मोहम्मद जैसे लोगों की साजिश है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और दिन प्रतिदिन जो है इसकी मॉनिटरिंग सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। और कहा गया है कि इसमें हर हालत में जो हमारी टीम्स हैं वो न केवल हमारे प्रदेश के अंदर, लेकिन प्रदेश के बाहर सेंट्रल एजेंसीज के साथ, उन स्टेट्स की पुलिस के साथ भी संपर्क करें, क्योंकि ये जो धर्मांतरण का पूरी व्यवस्था थी, इसमें मूक बधिर जो है व्यक्ति थे, बच्चे थे। तो ऐसे में इन लोगों का पूरा इनके परिवार वालों से संपर्क करके, इनके परिवार वालों को कई जगह जानकारी ही नहीं है कि इस तरह का जो है हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जानकारी करके इसको बहुत गहराई से देखा जा रहा है। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अजीत सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अमित सिंह भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अजीत का जल्दी से रुख कर लेते हैं। और अजीत, जांच अभी कहां तक पहुंची है, किस तरीके के सबूत हाथ लगे जिससे ये शक हो रहा है कि विदेशी फंडिंग भी इसमें हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, अपर मुख्य सचिव गृह जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि इसमें विदेशी फंडिंग का मामला है। यूपी एटीएस को विदेशी खाते मिले हैं जिन खातों में पैसा आया है, यानी उमर के पास जो पैसा आ रहा था वो विदेशी खातों से पैसा आ रहा था। कैसे आ रहा था, सीधे तौर पर सरकार का दावा है। खुद एसीएसओ में कह रहे हैं कि इसमें हवाला के जरिए भी फंडिंग हुई है, जिसकी हम जांच कर रहे थी। और जो एटीएस की जांच में मिले कई सारे आपत्तिजनक दस्तावेज, साहित्य, वीडियोज बरामद हुए हैं, जिसमें जो आतंकी जो घटनाएं बोलते हैं कि बच्चे गोली चला रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है, मानव बम कितना, इस तरह के वीडियो भी एफटीएफ को हाथ लगे हैं। तो इसकी जांच की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि यूपी एटीएस के साथ साथ अब सरकार ने एसटीएफ को भी लगा दिया, यानी स्पेशल टास्क फोर्स भी लगा दिया। और यूपी के बाहर भी छापेमारी की जा रही है। और केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, जिस तरह आनंद बता रहे थे कि ईडी ने केस दर्ज किया, केंद्रीय एजेंसियों से भी पूरी जानकारी यूपी एटीएस और एसटीएफ साझा कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और खुद सरकार ये कह रही है कि 150 से अधिक लोग ऐसे हैं जो सामने आए हैं जिनके परिवारों को ही नहीं पता है कि उनके बच्चों का धर्मांतरण कर दिया गया या वो कहां पर हैं और कैसे किया गया। तो बड़ी साजिश का खुलासा। और खुद एक तरह से अगर कहा जाए तो जो आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का नाम आ रहा था, उस एंगल पर भी जांच की जा रही यूपी एटीएस और एसटीएफ की तरफ से। जो टेरर एंगल है, विदेशी फंड है, जो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का नाम आया, खुफिया एजेंसी का, उसकी जांच की जा रही है। तो एक बड़ा पैमाना किया, दायरा बढ़ा दिया गया। 60 से अधिक ऐसे लगभग 65 एनजीओ और संगठन है अर्पिता, जहां पर
फंडिंग की बात आई है, जहां से उमर उनके संपर्क में था। 150 से लोग थे जिनकी सूची यूपी एटीएफ ने और एजेंसियों को साझा किया, जिनसे उमर संपर्क में था। ये वो लोग थे जो पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान बन गए और फिर इन्हीं के जरिए और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, जनसंख्या के संतुलन को बराबर करने की कोशिश की जा रही थी या बिगाड़ने की। तो अब सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया और ये भी कहा गया कि ऐसे लोगों की संपत्तियां कुर्क की जाएंगी, उनके खिलाफ एनएसए यानी राफ्ट 2 की धाराएं लगाई जाएंगी, छोड़ा किसी तरीके से नहीं जाएगा। तो सरकार की कार्रवाई बड़े पैमाने पर चल रही है। देखिए, जबरन धर्मांतरण की जांच में जुटी यूपी एटीएस लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है। इस कड़ी में एटीएस की टीम लखनऊ के मलिहाबाद अल हसन इंस्टीट्यूट पहुंची। इसी बीच उमर गौतम और जहांगीर का लखनऊ कनेक्शन भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक उमर गौतम अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है और इसी बीच एजेंसियों को धर्मांतरण गिरोह के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं। धर्म परिवर्तन के बाद मूक बधिर बच्चों के जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के सुराग भी हाथ लगे हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस ने 24 राज्यों में धर्मांतरण का दावा किया है। अजीत सिंह की खबर है कि एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड उमर गौतम देश के 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में धर्मांतरण करा चुका है। अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, यानी कई ऐसे केसेस अब सामने आ रहे हैं और कई ऐसे परिवार भी सामने आ रहे हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं। आपने बहुत लोगों से बात की है, लोग क्या कह रहे हैं, कहां तक इनके तार पहुंचे हुए थे? देखिए, अब जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, खासतौर से बात करें, जब उनसे बात करें तो जब वो आप बीती बताते हैं तो वो साफ साफ कहते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके बेटे के साथ क्या कुछ हो रहा है। और जब वो अपने घरों में पहुंचते हैं और जब देवी देवताओं के मूर्तियों और फोटोग्राफ्स देखकर जिस तरीके से वो बातें करने लगते हैं, तब उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन जब तक समझ में आता है तब तक वो धर्म परिवर्तन कर चुके होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अभिभावकों को ये मालूम ही नहीं होता है कि उनका बेटा जो है धर्म परिवर्तन करने जा रहा है, क्योंकि वो मुख बधिर होते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और साइन लैंग्वेज के जरिए उनसे संपर्क साधा जाता है। अब देखिए, जब जो एटीएस है, वो जो एटीएस जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जिस तरीके से अजीत लगातार बता रहे थे कि 20 दिन पहले गाजियाबाद से एक इनपुट मिला, उस इनपुट को जब आगे ले जाया गया, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब जाके तमाम दस्तावेज, वीडियोस वगैरह एविडेंस मिले हैं। और जो फंडिंग का मामला है, अब उस फंडिंग के मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने पीएमएलए का केस दर्ज कर लिया। अब ईडी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी, खासतौर से विदेशी फंडिंग को लेकर। जिस तरीके से मलेशिया, कतार, पाकिस्तान, आईएसआई के साथ इसके लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे अब ईडी का शिकंजा इस पर कसेगा। और जिस तरीके से हमने कश्मीर में देखा था, अर्पिता, कश्मीर में जब पत्थरबाजी हो रही थी, वहां पर जब अशांति थी, हिंसा हो रहा था, तो उस वक्त भी वहां पर ईडी की एंट्री हुई थी। और जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया था तो उस पूरे पत्थरबाजी पर फुल स्टॉप लग गया था। तो जाहिर तौर पे जब ईडी की एंट्री अब हो गई है इस पूरे मामले में, ईडी ने पीएमएलए का केस दर्ज कर लिया है, तब ईडी अब विदेशी फंडिंग के मामले में जांच करेगी। और जाहिर तौर पे जो कनेक्शन है, कहां से ये पैसा रूट होकर आ रहा था, किस तरीके से आ रहा था, मकसद क्या था, और उसके बाद जितने लोग हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों से यूपी पुलिस का दावा है कि एटीएस को तकरीबन 150 लोगों की लिस्ट दी गई है। ये सभी सहयोगी हैं मुख्य आरोपी उमर गौतम के। तो जाहिर तौर पे इन सभी सहयोगियों के नाम जो है वो पुलिस के पास है, तो उन पर अजीत, कई ऐसे एनजीओ के नाम सामने आ रहे हैं, कई ऐसे संस्थाएं जिनके ऊपर अब शक गहरा रहा है। उधर क्या उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है? क्या आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी मुमकिन है इस संदर्भ में? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, आपको बता दें कि लगभग 50 से 60 लोगों को यूपी एटीएफ ने हिरासत में लिया है। लखनऊ का जो उनका दफ्तर है, वहां भी चूंकि वहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर पूछताछ की जा रही है। जो नोएडा की सोसाइटी का मामला आया, उसके लोगों से भी एटीएस पूछताछ कर रही है, कुछ परिवारों से पूछताछ कर रही है। और उमर के, वो फतेहपुर से लेकर, बरेली से लेकर लखनऊ के, जहां कल छापा मारा था एटीएस ने मलिहाबाद में, उनके संस्थापक जो हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। एटीएस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है और उनकी पूछताछ के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। छापेमारी का दौर भी लगातार चल रहा है, यूपी के अंदर और यूपी के बाहर यूपी एटीएस और एफटीएफ की पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। लगभग अब तक कम से कम 50 से 60 लोगों को यूपी एटीएफ ने उठाया था, उनसे पूछताछ किया है, उनको अपने ही एटीएस मुख्यालय पर रखा, अलग अलग जगहों पर पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ की जानकारी एटीएस शेयर नहीं कर रही, लेकिन जो हमारे पास खबर है वो ये कि कई संस्थाओं के जो प्रबंधक हैं उनसे एटीएस पूछताछ कर रही है, उन्हें एटीएस मुख्यालय पर रखा गया है।
जहां जहां बधिर बच्चे थे या उनके परिवार वाले जो खुलकर सामने आए, क्योंकि कल एटीएस ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उस पर भी कई सारे लोगों ने संपर्क किया, उन परिवारों से भी पूछताछ की गई है। सरकार ये बता रही है अर्पिता, जो बड़ी जानकारी है कि बहुत सारे लगभग 150 से 200 परिवार हैं जिनको ये पता ही नहीं कि उनके बच्चों का या उनके परिवार के लोगों का धर्मांतरण हो गया और वो कहाँ हैं। तो सरकार इसकी बड़ी जांच करा रही, क्योंकि उनको शक है कि ये बच्चे या ये महिलाएं आतंकी संगठनों में शामिल हो सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी जो है ठीक है अजीत, जरा रहिए आप साथ।